हेलो दोस्तों, यह एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 है, मौर्योत्तर काल। इसमें हमने पहले ही सारे लेक्चर कर लिए हैं। यह सीरीज जो है लगातार चल रही है और बहुत सारे और लेक्चर अभी आने वाले हैं, लगातार ही ऐसे आते रहेंगे। और अगर अभी इस सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जीके फॉर और एसएससी एग्जाम मिलती रहेगी आने वाले समय में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर पीडीएफ पीवाई की प्रैक्टिस सीरीज मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं यह लेक्चर सीरीज है जो इसका आपको पहले ही एक्सेस मिल जाए, तो उसके लिए आपको सिंपल सा है कि आपको यह बैच ज्वाइन करना पड़ेगा ऐप पर आप जाएंगे, वहां पर आपको बैच परचेज करने को पड़ेगा, जो प्रोसेस मैं अभी आपको बता देता हूं थोड़ी देर में। तो आप वहां पर एक कूपन कोड यूज करेंगे, PYQ50 के नाम से एक कूपन कोड यूज करेंगे, तो यह बैच जो है 149 का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की मिल जाएगी, उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, साथ में आपको डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट भी है। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐप पर ही उपलब्ध है सारी चीजें। ठीक है, एक बुक है जो उसका कंप्लीटली सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, प्राइम एकेडमी ऐप को सर्च करना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर एसएससी वाले इसमें जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप एक्सप्लोर करेंगे, आफ्टर डेट यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे ऑल लेक्चर, ऑल प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर जियोग्राफी, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जल्द से जल्द सारे लेक्चर अपलोड हो चुके होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के परसों कंप्लीटली हो चुके होंगे, मतलब एक दो दिन में सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। जब आपको एक लेक्चर मिलेगा तब तक कंप्लीट हो चुके होंगे सारे। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। और प्रैक्टिस सेट है वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी के अगले एक दो दिनों में अपलोड हो चुके होंगे। इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी के सब कुछ अपलोड हो चुका होगा यहाँ पर कंप्लीटली। तो आप बाय नाउ पर परचेज करेंगे और परचेज कर सकते हैं, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो फ्री वाले दोस्त हैं वो प्राइम जी स्पेटस पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जल्द से जल्द। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा है कर्ण वंश का को किस वंश ने पराजित किया हुआ था। तो कर्ण वंश को किसने पराजित किया हुआ था, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अब देखो, कर्ण वंश का जो समय काल था, तो इसका जो समय काल था 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक। 28 ईसा पूर्व तक। और इसने जो है सातवाहन वंश ने इसको पराजित किया हुआ था, कर्ण वंश को पराजित किया हुआ था। अब जो कर्ण वंश की स्थापना किसने की हुई थी, तो इसकी जो स्थापना की हुई थी वासुदेव कांडू ने की हुई थी। वासुदेव कांडू ने की हुई थी। ठीक है, और इसने जो कर्ण वंश ने शुंग वंश के शासक देवहूति को पराजित किया हुआ था। शुंग वंश के शासक देवहूति को पराजित किया हुआ था, देवहूति की हत्या की हुई थी। तो कह सकते हो शुंग वंश आया था, फिर कर्ण वंश आया था, और फिर उसके बाद आया था सातवाहन वंश। तो इस वाले सीक्वेंस में आया हुआ था, तो आपको ये सीक्वेंस आपको जरूर याद रख लेना है। ठीक है, कर्ण वंश के अंतिम शासक जो है सुशर्मा को, सातवाहन शासक ने, जो कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा या सुशर्मन भी लिखा होता है। सुशर्मा को किसने पराजित किया हुआ था, इसका शासक सातवाहन शासक शिमुख ने पराजित किया था। शिमुख ने फिर सातवाहन वंश की स्थापना की हुई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, कुषाण वंश में बिम कडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था। बिम कडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था, कुजुल कडफिसेस, खारवेल, कनिष्क या मेनांडर। तो देखो, बिम कडफिसेस के बाद जो है कुषाण वंश, मतलब कनिष्क आया था। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क आया था, यह शासक बना हुआ था। ठीक है, बिम कडफिसेस उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, और उसका उत्तराधिकारी था, कनिष्क का पिता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क ने जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने 78 ईस्वी के आसपास कुषाण शासक बना हुआ था, और इसने जो है शक संवत की शुरुआत की थी इसी 78 ईस्वी में ही। शक संवत की शुरुआत की हुई थी। बाद में इसने देखो चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया हुआ था। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में। तो कुंडल वन में, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, मैं आपसे दो फैक्ट पूछूंगा क्योंकि हमने बौद्ध धर्म पहले ही पढ़ लिया है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत से संबंधित आपको दो या तीन फैक्ट बताने हैं, वो बताइए आप। ठीक है, इसके अलावा जो कुषाण वंश की राजधानी थी, कुषाण वंश की राजधानी, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी पुरस्पुर या पेशावर। पुरस्पुर या पेशावर। और दूसरी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। पेशावर, और दूसरी राजधानी जो थी वो थी मथुरा। ठीक है, मथुरा राजधानी। सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा,
पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर एक नए राजवंश की स्थापना की, वह कौन सा राजवंश था? तो पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट था, बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर एक नए राजवंश की स्थापना की थी, कौन सा राजवंश था? देखो पुष्यमित्र के बारे में पूछा हुआ है कि पुष्यमित्र बेसिकली कौन से राजवंश की स्थापना की हुई थी। मैंने पिछली क्लास में जब मौर्य पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया हुआ था कि पुष्यमित्र ने जो है वो शुंग वंश की स्थापना की हुई थी। ठीक है, इसने कब की हुई थी? 185 ईसा पूर्व में की हुई थी, 185 ईसा पूर्व में की हुई थी। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहदत्त की इसने हत्या की हुई थी। बृहदत्त का सेनापति था बेसिकली, तो उसने उसकी हत्या कर दी थी। अब शुंग वंश की भी वही राजधानी होगी जो मौर्य वंश की राजधानी थी, तो शुंग वंश की राजधानी, शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। और पुष्यमित्र ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे, जिनका उल्लेख जो है पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। इसके अलावा एक और था धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जिससे भी इसकी जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे। इसका धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, इससे भी ये जानकारी मिलती है, अयोध्या अभिलेख, इससे भी ये जानकारी मिलती है। तो सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा, वासुदेव प्रथम जिसने सोने, दीनार और तांबे के सिक्के जारी किए थे वह किस वंश का राजा था? तो वासुदेव प्रथम के बारे में पूछा हुआ है, किस वंश का राजा था? तो देखो वासुदेव प्रथम जो था वो, देखो यहाँ तो एक दो दो आप लॉजिक लगा सकते हो कि सोने और तांबे के सिक्के किसने जारी किए हुए थे। तो सोने और तांबे के सिक्के जो जारी किए हुए थे वो कुषाण वंश ने जारी किए हुए थे। किसने? कुषाण वंश ने जारी किए हुए थे। ठीक है, अब इन जो सिक्के थे, इन सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियां अंकित थी। सिक्कों की अगर विशेषताओं के तौर पर देखे जाए तो शिव और नंदी की आकृतियां आकृतियां अंकित थी, आकृतियां अंकित थी। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। अब कुषाण वंश का शासक जो है वो स्वयं को क्या कहते थे? दो पुत्र कहते थे, दो पुत्र कहते थे। तो कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र कहते थे, देवपुत्र कहते थे। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वासुदेव प्रथम जिसने सोने, दीवार और दीनार तांबे के सिक्के थे, वो किस वंश का शासक था? तो वह कुषाण वंश का शासक था। किसका? कुषाण वंश का शासक था। और इसे अंतिम महान कुषाण शासक कहा जाता है। वासुदेव प्रथम को जो है, वासुदेव प्रथम को अंतिम महान कुषाण शासक माना जाता है, अंतिम महान कुषाण शासक माना जाता है, कुषाण शासक माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ पाटलिपुत्र को उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र प्रतिस्थापित किया? तो मौखरियों ने जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ पाटलिपुत्र को उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र प्रतिस्थापित किया हुआ था? तो देखो जो मौखरी थे, मौखरी वंशीय थे, उन्होंने कहाँ पर राजनीतिक केंद्र स्थापित किया हुआ था? पाटलिपुत्र को। तो इन्होंने जो है कन्नौज को, एक कान्यकुब्ज जो है, कन्नौज को कान्यकुब्ज कहा जाता है, कान्यकुब्ज भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? कन्याकुब्ज पर शासन किया और इसको जो है उत्तर भारत का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र बना दिया हुआ था। ठीक है, अब गुप्त साम्राज्य का जैसे ही पतन होता है तो धीरे धीरे जो है कन्नौज का महत्व बढ़ जाता है। बाद में आपको पता होगा कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष। अभी त्रिपक्षीय संघर्ष किन शासकों के बीच में हो रहा था? तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनके बीच में यह इस त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। किसको लेकर? इस कान कुब्ज को लेकर या कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। ठीक है, बाद में जो हर्षवर्धन था, हाँ इसके पहले जो है हर्षवर्धन ने भी अपनी जो राजधानी थी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की हुई थी, कन्नौज स्थानांतरित की हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां, शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता का भक्त था? किस देवता का भक्त था ये पूछा हुआ है, पुष्यमित्र शुंग। तो देखो जो पुष्यमित्र शुंग था, शिलालेखों में ये चीज लिखा है कि यह था ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था
और बौद्धिक जो वैदिक यज्ञ थे उनको पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रहा था। इसलिए इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए हुए थे, ठीक है। और इसी से, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस तो टोटली मतलब सिर्फ ब्राह्मण धर्म को ही संरक्षण दिया हो, यह इसने ब्राह्मण जो बौद्ध धर्म था उसको भी संरक्षण दिया हुआ था। जैसे भरत स्तूप है उसका विस्तार करवाया हुआ था, सांची का स्तूप था उसमें कुछ तोरण दरबार बनाए थे, तो ये सारी चीजें करवाई हुई थी। तो इसलिए यह जो माना जाता है सामान्य तौर पर ये कृष्ण का भक्त था, या शिलालेखों परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से राजवंश शासित क्षेत्र का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो राजवंश शासित क्षेत्र का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है वो बताना है आपको, कौन सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शक जो थे वो उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में शासन किया हुआ था, बिल्कुल सही है। शक जो है वो सीथिन जाति से संबंधित थे, ये आए हुए थे। इनमें अगर प्रमुख शासक देखा है तो इन्होंने रुद्रदामन है, तो रुद्रदामन ने भी उत्तर पश्चिम में शासन किया हुआ था, ठीक है। बाकाटक है जो मध्य पश्चिम भारत में थे। बाकाटक जो है इसका संस्थापक जो था, बाकाटक वंश का संस्थापक जो था बिंद शक्ति था, ठीक है। और इसका इसका जो है जो थे वो गुप्तों के समकालीन थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है मध्य और पश्चिम भारत के आसपास शासन किया हुआ था, तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में किस अवधि में कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियां निर्मित हुई थी? मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में किस अवधि में पूछा हुआ है, कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियां निर्मित हुई थी। तो देखो जो मथुरा कला है और गांधार कला है, इसका जो उत्कर्ष काल था वो सामान्य तौर पर दोनों ही कलाएं जो है, कौन कौन सी, मथुरा कला और गांधार कला, एक कुषाण काल में ही विकसित हुई थी। कब? कुषाण काल में ही विकसित हुई थी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इस समय पर मथुरा कला है जो वो देसी कला के रूप में जाना जाता है, मतलब हिंदुस्तानी भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है, जो सादगी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ था बनाने के लिए, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। और वहीं पर एक भारतीय प्रभाव शैली थी, और एक गांधार कला है जो जिस पर भारतीय और प्लस यूनानी दोनों का ही प्रभाव था, तो इसको हेलेनिस्टिक कला भी बोलते हैं। और यह जो है गांधार काल में ही विकसित हुई थी। बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों का भी निर्माण हुआ था इन दोनों ही जगह पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां, मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? मौर्योत्तर काल में जो है उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासकों के बारे में पूछा हुआ है, कौन थे? जो उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक थे वो थे बैक्टीरियन ग्रीक। कौन थे? बैक्टीरियन ग्रीक। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियन ग्रीक थे। बैक्टीरियन ग्रीक का मतलब हो गया इंडो ग्रीक। कौन थे? इंडो ग्रीक हो जाएगा, इंडो ग्रीक शासक थे। अब इनका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था एक था मिनांडर। मिनांडर एक सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था, ठीक है। और इसने बाद में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इसने एक ग्रंथ की रचना की हुई थी मिलिंद पन्ह, जिसमें जो है नागसेन और मिनांडर दोनों का ही संवाद का वर्णन है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंडो ग्रीक थे इन्होंने जो है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन शुरू किया हुआ था, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन शुरू किया हुआ था, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही गांधार कला शैली का भी विकास भी हुआ था कुषाण काल बैक्टीरियन इंडो ग्रीक में, इसमें ही। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी? पुष्यमित्र शुंग की राजधानी के बारे में पूछा हुआ है, क्या थी? तो देखो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी जो थी पहले पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है। तो पाटलिपुत्र थी, बाद में एक केंद्र था विदिशा, जो एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा हुआ था। तो जैसे आपको पता है कि पाटलिपुत्र राजधानी थी इसकी इसकी इससे पहले किसकी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब बृहदत्त को मारकर ही सेनापति जो था, बृहदत्त को मारकर हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग शासक बना हुआ था, तो पाटलिपुत्र ही राजधानी रही, ठीक है। और यह जो पाटलिपुत्र है गंगा और सोन नदियों के तट पर स्थित है, गंगा और सोन नदियों के तट पर स्थित है, सोन नदियों के तट पर स्थित है, ठीक है। तो एक तो ये है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुंग वंश में विदिशा एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में था, विदिशा एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में था। विदिशा के बारे में एक फैक्ट और बता दो अगर आप कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको समझ लूंगा कि आपने रिवीजन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, खारवेल किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था? खारवेल जो है वो किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था? तो देखो खारवेल के बारे में सिंपल सा है, देखो शुंग वंश को आपको पता है कि यही नहीं है,
वर्धन वंश भी नहीं है, गुप्त वंश भी नहीं है। तो खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है। अब खारवेल ने जो है, या खारवेल जो है चेदी वंश है। चेदी वंश ने जो है कलिंग क्षेत्र पर शासन किया हुआ है। कलिंग क्षेत्र पर शासन किया था। और इसका जो मुख्य स्रोत है, जानने का स्रोत है, तो मुख्य स्रोत है, मुख्य जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत है जो सबसे पहले नाम आता होगा आपको, हाथी गुम्फा शिलालेख जो उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुम्फा शिलालेख, शिलालेख जो कि उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा में स्थित है। और यह जो था, जो मतलब खारवेल था, खारवेल था जो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, खारवेल, खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, अनुयायी था। तो इसने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया हुआ था। उसने जो है मगध पर आक्रमण किया था और कलिंग की जो समृद्धि है उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास भी किया हुआ था। तो अगर क्वेश्चन इसका सही होगा, 11वें का सही आंसर हो जाएगा, वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का संस्थापक था? तो कुषाण वंश का संस्थापक पूछा हुआ है, कौन था? तो देखो कुषाण वंश का संस्थापक था जो, वो था कुजुल कड़फिसस। कौन था? कुजुल कड़फिसस था। ठीक है। इसने जो है इस वंश की स्थापना की हुई थी। अब जो कुषाण जो शासक थे, यह किस जनजाति से संबंधित थे? तो यूएजी लिखा होता है कहीं कहीं पे, यूएजी या यूएजी जनजाति से संबंधित था। ठीक है। और उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने सत्ता स्थापित की हुई थी। बाद में और भी शासक हुए, जैसे भीमकटविशस हुआ, कनिष्क हुए, ये सब शासक हुए थे। अब जो थे कुषाण थे ना, तो इन्होंने मध्य एशिया चीन के बीच भी व्यापार को एक प्रकार से बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, कुजुल कटविशस शासक था कुषाण वंश का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां, कुषाण वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन के बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत है, क्या करके देख लेते हैं। गलत कौन सा है? जो जो सही होंगे वो सही है, जो गलत है तो गलत है, वही सही है। मौर्योत्तर काल में कुषाण एक प्रमुख शासक समूह था। बात सही भाई, प्रमुख शासक समूह था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पे थोड़ी ना हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। कई कुषाण शासकों ने जो है द्विपुत्र की उपाधि धारण की हुई थी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। और बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे, ये भी सही है। अब जो यहाँ पर जो है कनिष्क के समय पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर कुंडलवन में। ठीक है। तो ए वाला जो है गलत है, यही सही है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है? तो सातवाहन वंश का जो है सबसे महान शासक माना जाता है, तो जो इसको सबसे महान शासक माना जाता है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। इसको गौतमीपुत्र सातकर्णी को सबसे सात महान शासक माना जाता है। अब इसने क्या हुआ था, इसने क्या किया हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने? तो शक हो गए, यवन हो गया और पहलव हो गया, पहलव हो गया, इन सबको पराजित किया हुआ था, पराजित किया हुआ था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, सातवाहन शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया हुआ था। एक शिलालेख है नासिक शिलालेख, नासिक शिलालेख, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है और इसकी उपलब्धियों का वर्णन भी मिलता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15वां, अमरावती कला विद्यालय का विकास किसके संरक्षण में हुआ था? तो अमरावती कला का जो कला विद्यालय का विकास है जो, वो हुआ था किसके? सातवाहन, सातवाहन वंश के संरक्षण में हुआ था। यह जो है अमरावती कला है विद्यालय है जो, यह आंध्र प्रदेश में स्थित था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और इसने अपने स्तूपों और श्वेत चूना पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसमें संगमरमर का भी प्रयोग हुआ था। ठीक है। अमरावती का एक महाचैत्य है जो इसका प्रमुख उदाहरण है। और इसमें जो है अमरावती कला विद्यालय में बुद्ध बुद्ध के जीवन की घटनाओं का, जीवन की घटनाओं का चित्रण मिलता है, जीवन की घटनाओं का चित्रण मिलता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लगभग 2000 वर्ष पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? तो देखो 2000 वर्ष पहले मतलब पूछा हुआ, 2000 वर्ष पहले, इन द सेंस कि आज के समय से बताना है आपको, कि इसकी एक प्रकार से ना सिंपल सा है। इसने पूछा है दूसरी राजधानी पूछा है। ये मत देखो अब टाइमलाइन पे, आप टाइमलाइन फ्रेम में जाओगे कब बना हुआ था, तो पुरुषपुर थी या मथुरा थी।
देखो पुरुषपुर या जो पेशावर थी वो पहली राजधानी थी, जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। क्या थी? मथुरा राजधानी थी। मथुरा जो एक सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र के रूप में उभर कर आया हुआ था, ठीक है। और यहाँ से इसको व्यापार होता है, जो कुषाणों का जो व्यापार है, रेशम मार्ग है, इन सबको नियंत्रित किया जाता था, ठीक है। बाकी जैसे बात के जो शासक थे, जैसे कनिष्क हो गया, हुविष्क हो गया, वासुदेव हो गया, इन सब ने जो है मथुरा पर शासन किया हुआ था। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो कुषाण वंश का शासक नहीं था, ठीक है। अब इनमें से ना आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन शासक नहीं था। जैसे वशिष्ठ था, वासुदेव था, हुविष्क था, ये तीनों ही थे जो मैं पहले ही बताया हुआ था। हालांकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सारे क्या है? कुषाण वंश के शासक थे। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया हुआ था। लेकिन जो नहपान है, एक कुषाण वंश का शासक नहीं था। यह जो है एक शक शासक था। तो कौन सा था? शक वंश का शासक था। शक वंश का शासक था। तो यही सही है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, नहपान, ठीक है। और यह जो है वो कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश के शासक थे, ठीक है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम राजा पूछा हुआ है, कौन था? देखो इसका जो अंतिम राजा था, मैंने पहले बताया हुआ था कि शुंग वंश के बाद आया हुआ था कर्ण वंश, ठीक है। तो शुंग वंश इसका शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवहूति। कौन था? देवहूति। इसकी जो हत्या है उसके मंत्री मंत्री वासुदेव कर्ण ने कर दी थी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। वंश की स्थापना की हुई थी, ठीक है। अब जो शुंग वंश की स्थापना हुई थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की हुई थी 185 ईसा पूर्व के आसपास, और 73 ईसा पूर्व के आसपास तक चला हुआ था। 73 ईसा पूर्व में कौन से कर्ण, वासुदेव कर्ण में उसकी हत्या कर दी थी देवहूति की। कर्ण वंश को जो है शुंग भ्रत भ्रत भी कहा जाता था। कर्ण वंश को जो है शुंग भ्रत भी कहा जाता था। शुंग भ्रत भी कहा जाता था क्योंकि ये शुंगों के जो है सेवक थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित कालों का सही कालक्रम लगाना है। तो एक एक करके ये सारे काल दिए हुए हैं, इनको सही कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है जैसे विक्रम काल, जो 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। फिर आता है शक काल, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आता है कलचुरी काल, जो लगभग 248 ईस्वी के आसपास आरंभ हुआ था, ठीक है। फिर गुप्त काल आता है, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ होता है। 4वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ होता है। फिर आता है हर्षकाल, जो कि 7वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास आरंभ होता है। 7वीं सदी 4वीं सदी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी के आसपास, 7वीं सदी ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आया था कौन सा? विक्रम काल, यानी कि तीसरा नंबर का पहला, तीसरा आ जाएगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं, तीसरा आ जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद कौन सा होगा? यहाँ पर देखो, कौन आ गया अपना? तीसरा आ गया। फिर अपना विक्रम काल के बाद आएगा कौन सा? शक काल आएगा, तो इसका पहला आ जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? शक काल के बाद आ जाएगा कलचुरी काल आ जाएगा, 248 ईस्वी, तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। कौन सा है यहाँ पर? तीसरा कौन किसमें पहले है? तीसरा, एक तो ये है, एक है तीसरा, पहला दूसरा, तो ए वाला सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। फिर बाद में आ जाएगा पांचवा। पांचवा मतलब मीन्स गुप्त काल आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा हर्षवर्धन काल आ जाएगा, मतलब चौथा। तो इस तरीके से इसको लगाना है। अब जो देखो, जैसे गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अभी गुप्त काल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे गुप्त काल के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार शक संवत के 72वें वर्ष में आए तूफान का समय क्या होगा? तो तूफान का समय क्या होगा, ये सब पूछा हुआ है। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार 72वें वर्ष में आए तूफान का समय क्या होगा? तो जब देखो शक संवत जो है 78 ईस्वी के आसपास आरंभ होता है। शक संवत जो है 78 ईस्वी के आसपास आरंभ होता है, और इसने पूछा 72वां वर्ष। तो 72वां वर्ष का मीन्स हो गया 78 प्लस 72 बराबर 150 ईस्वी के आसपास होगा। जूनागढ़ लेख के अनुसार, शिला के अनुसार, जो शक संवत को 72वें वर्ष में आए तूफान के अनुसार इसको माना जाता है। तूफान का समय क्या होगा? 150 ईस्वी के आसपास होगा। 150 ईस्वी के आसपास होगा। इसने जो है जूनागढ़ शिलालेख में जो लिखा है, सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन मिलता है। मरम्मत का इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। और यह जो शिलालेख है, जूनागढ़ शिलालेख है ना, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहता है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम बताना है हमें।
सारी घटनाओं का एक एक करके। देखो सिकंदर का आक्रमण है जो सबसे पहले हुआ था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था 322 ईसा पूर्व में। फिर आया था इंडो ग्रीक यूनानी शासन आया था, ठीक है। तो आया था दूसरी सेकंड सदी ईसा पूर्व में, सेकंड सदी ईसा पूर्व में आया था। और फिर कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था जो हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले पहला नंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा चौथा नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा दूसरा आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा तीसरा आपका। तो 1 4 1 4 2 3, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां। कुषाण निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई जनजाति के वंशज थे? तो अभी अभी मैंने बताया हुआ था किस जनजाति के वंशज थे, तो एक ग्रेट यूजी कहा जाता है, यूएजी कहा जाता है, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा, ग्रेट यूजी थे। और यह थे जो मध्य एशिया की, मध्य एशिया की घुमंतु जनजाति से संबंधित थे, घुमंतु जनजाति से संबंधित थे, ठीक है। और चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही रहते थे, चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे, क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। और बाद में कई सारी शाखाओं में अलग अलग विभाजित हो गए थे। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। चरक संहिता कब अस्तित्व में आई थी? चरक संहिता के बारे में पूछा है, कब अस्तित्व में आई थी। तो देखो जो चरक संहिता का निर्माण है वो लगभग तीसरी सदी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, तीसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी से पूर्व तक है। और यह जो है एक आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ था, आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ, ठीक है। और इसमें चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है, चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। और चरक को जो है, चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है, चिकित्सा का जनक कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। रावतक शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रावतक शिलालेख के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो रावतक शिलालेख के बारे में जो सही नहीं है, यह कुषाण वंशावली पर प्रकाश डालता है, बात सही है भाई। यह कनिष्क को राजाओं का राजा कहता है, ये भी बात सही है। ये गांधारी भाषा में लिखा गया है, गांधारी भाषा कौन सी भाषा है? तो ये पूरा तरीके से गलत है, ठीक है। यह जो है वो ग्रीक लिपि में लिखा गया, ग्रीक लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो बैक्टीरियन ग्रीक लिपि में लिखा गया है, तो यह कथन जो है एक प्रकार से गलत है, ठीक है। इसमें कनिष्क के साम्राज्य के क्षेत्रों का उल्लेख किया है, तो ये भी सही है, ठीक है। इसमें पाया गया था कहाँ पर, अफगानिस्तान में मिला हुआ था। रावतक शिलालेख जो है वो कहाँ पर मिला हुआ था? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में मिला हुआ था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जैसे कनिष्क की कुषाण वंशावली हो गए, कनिष्क की उपाधियां हो गई, जैसे राजाओं का राजा, देवपुत्र, उसके साम्राज्य के क्षेत्रों का वर्णन, सब चीजों का इसमें उल्लेख कहाँ मिलता है? रावतक शिलालेख में मिलता है। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, और यही कथन जो है वो गलत था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में किस नगर के निकट कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं पाई गई हैं? तो किस नगर के निकट पूछा गया है। तो देखो जो कुषाण शासक की दूसरी राजधानी थी वहां पर जो है कुषाण शासकों की कई सारी प्रतिमाएं मिली हुई हैं। तो उसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कनिष्क की भी मूर्ति मिली हुई है, कनिष्क की भी मिली हुई है, हुविस्क की भी मिली हुई है, तो हुविस्क की भी मिली हुई है, ठीक है। और इन्होंने सब पर है देवपुत्र की उपाधियां भी अंकित थी इन मूर्तियों में, ठीक है। मथुरा जो थी एक प्रकार से दूसरी राजधानी भी थी कुषाण शासकों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में शासकों का नाम और चित्र युक्त प्रथम सिक्के किसने जारी किए हुए थे? तो चित्र युक्त सिक्के जो है वो प्रथम किसने जारी किए हुए थे? तो जो चित्र युक्त सिक्के जारी किए हुए थे वो इंडो यूनानी शासकों ने किए हुए थे, और इस पर ही सबसे पहले शासकों के नाम मिलते हैं, ठीक है। सिक्कों पर जो है, सिक्कों पर नाम मिलते हैं, और चित्र युक्त भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो इंडो यूनानी शासकों के हुए हैं, ठीक है। इन सिक्कों पर जो सिक्के थे, जो सिक्के थे उन सिक्कों पर यूनानी, यूनानी और खरोष्ठी, खरोष्ठी दोनों लिपियों के लेख मिलते हैं, दोनों लिपियों के लेख मिलते हैं, लेख मिलते हैं। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27।
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास की रचना है? तो भास के बारे में बताना है। भास में बहुत सारी रचनाओं की लिखे हुए हैं, बहुत से नाटक लिखे हुए हैं, रचना की हुई हैं। तो देखो इसमें से सबसे पहले आ जाता है जो भास की रचना है वो है मध्यम व्याय योग। क्या है? मध्यम व्याय योग। ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं में अगर देखें भास की रचना, तो स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, इसके अलावा उरुभंग, उरुभंग और कर्णभार, ये प्रमुख रचनाओं में से एक है। कर्णभार एक प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है। तो जो काव्यालंकार है ये किसकी रचना है? भामह की रचना है। भामह की रचना है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। ठीक है। और महाभाष्य जो है वो पतंजलि की रचना है। ठीक है। तो देखो टोटल हमारे 27 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, रेंगा आई को सोचा नहीं है, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अभी आपको इस सिर्फ और सिर्फ 149 का मिल जाएगा। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है PYQ50। ठीक है। तो यह बैच 149 का मिल जाएगा। आने वाले समय में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ठीक है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्री में चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्राइम GS प्रैक्टिसपीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सारी जानकारी मैंने आपको शुरुआत में ही प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी क्लासेज जो है एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगी। बाकी आप क्लासेस का एक्सेस ऐप पर भी पहले से ही ले सकते हैं। ठीक है। तो सारी आपको जानकारी जो है मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है। कोई भी आपको डिस्कशन करना है, कुछ भी करना है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है। जहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों के साथ अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।